हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद केके में। आज की जो हमारी वीडियो है एमए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MPS 3। इसको भारत लोकतंत्र और विकास भी बोलते हैं। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी और मैं आपको सारे ही जो आपके कोड होते हैं, फर्स्ट ईयर में 4 बुक होती हैं, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। और मैं इसी प्रकार से आपके लिए और सीरीज लाऊंगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 है, इसी प्रकार से 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन जितने वीडियो में कवर हो पाएंगे उतने मैं आपको करवा दूंगी। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, परंतु आप पॉज करके भी वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनके पॉइंट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में आपको बर्डन ना पड़े कोई ज़्यादा ना। तो जिससे कि आप इसको अभी से देखना स्टार्ट कर देंगे, अभी से पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक जो आपका आता है, और टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 आपको करने होते हैं। इसको आपको 3 घंटे मिलते हैं। एक पार्ट 1 होते हैं, एक पार्ट 2 होते हैं। उसमें से आपको दोनों में से 2 करना अनिवार्य है, बाकी एक आप दोनों में से किसी में से भी कर सकते हैं। तो ये तो आपकी जानकारी होगी कि MPS फर्स्ट ईयर में क्या क्या होता है। तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 कोड जो है, मैं चारों के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। परंतु आप जिस अकॉर्डिंग अपने मैसेज मुझे करेंगे कि मैम पहले कौन सी वीडियो आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मेरे को MPSC 3 लगी, MPS जो 3 है आपकी, किसकी बना देनी चाहिए, तो मैंने इसकी बना दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने 2018, 2019 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों इंक्लूड करे हैं। इसमें मैंने इसके मैंने अलग अलग नहीं बनाऊंगी आपके लिए कि 2019 और 18 का अलग से क्वेश्चन पेपर। पहले मैं जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाती थी उसमें मैं अलग अलग करवाती थी, परंतु इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट रखे हैं ताकि इन सबको इंक्लूड कर दे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने सब एक ही वीडियो में कर दूंगी आपके लिए, ताकि आप वो सब क्वेश्चंस पढ़ सकें। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो आपके MA में है, या फिर आपके जो BA कर रहे हैं इग्नू से या किसी प्रकार के, सबको ये वीडियोस शेयर करना। क्योंकि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस कराती हूँ MA की, मैं आपको लाइब्रेरी के भी अब करवाऊँगी, आगे हिस्ट्री भी कराऊँगी। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो किसी भी प्रोग्राम से हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद विचारधारा की उत्पत्ति की चर्चा की। जिसमें आपको बताना है कि समाजवाद जो विचारधारा उसकी कैसी उत्पत्ति हुई है, तो उसके बारे में चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, जब 20वीं सदी जब समाप्त होने पे आ रही थी और जब तीसरा जो दशक था 20वीं सदी का, वो जब स्टार्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है वो बदलने लगा। क्योंकि देखिए, पहले क्या हो रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन अलग प्रकार से होता था, खाली उसमें राजनीतिक की स्वतंत्रता की बात होती थी कि हमें, हमारा लक्ष्य क्या है कि राजनीतिक की जो स्वतंत्रता होती है उसको प्राप्त करना। परंतु उसमें जब समाजवादी और आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलने लगी, तो वो समाजवाद को लेकर था। जो समाजवाद लोग, देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले कांग्रेस जो पार्टी होती थी उसका लक्ष्य ये था कि हमें खाली राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए। परंतु जब इसमें समाजवादी विचारधारा मिलने लगी या समाजवादी लोग आने लगे, तो उनकी मांग क्या थी कि सामाजिक जो आपकी स्वतंत्रता होती है, जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है, वो भी मिलनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र जो आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता, उससे आप अपना जीवन नहीं चला सकते हैं, उससे आप अपना भरण पोषण और जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको थोड़ी ना सही कर सकते हैं। और इसी जब ये आपके आर्थिक और जो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, इसके लिए भी जब बात उठने लगी, तो इसी टाइम पे क्या हुआ कि जो आपके जो युवा वर्ग थे, जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे, वो क्यों हुए थे? क्योंकि देखिए, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो आपको पता ही है वो विफल हो गया था, क्योंकि उसमें हिंसा होने लगी थी। तो विफल होने के बाद गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया था। तो उसके बाद जो युवा वर्ग थे उनको ऐसा लगा कि ये तो वापस ले लिया गया, इसका मतलब कि आपकी क्या कहते हैं, जो आंदोलन चल रहा है राजनीतिक तौर से, ये ठीक नहीं है। और क्या हुआ था कि जब आपके रूस में आपकी क्रांति हुई थी समाजवादियों को लेके, तो वो सफल हो गई। तो युवा वर्ग जो थे वो प्रेरित हो गए, क्योंकि उनको लगा कि समाजवाद को लेके जो क्रांति हुई है रूस में, वो तो सफल हुई है, तो हमको भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और किससे प्रेरित हुए? जो मार्क्सवादी है और जो आपके प्रजातंत्र है, इसको लेके वो ज़्यादा सोचने लगे ना। और जो साम्राज्यवाद होता है उसके विरुद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन तो हुआ, परंतु समाजवाद को लेके, ना कि अब राजनीतिक को अब फोकस नहीं किया गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता। अब
चाहा कि समाजवादी आंदोलन हो जिसमें कि लोगों का कल्याण हो, आर्थिक रूप से उनका विकास हो, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होने लग गई। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो आपकी समाजवादी विचारधारा है वो उत्पन्न हुई। और समाजवादी विचारधारा के नेता भी थे जो प्रमुख थे, जैसे कि आपका सुभाष चंद्र बोस हैं, आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, आपके राम मनोहर लोहिया हैं, या फिर जयप्रकाश नारायण हैं। ये जब जो नेता थे ये प्रमुख थे समाजवाद को लेके। देखिए जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके अनुसार जो कांग्रेस के वामपंथी समर्थक थे, जो कांग्रेस में वामपंथी जो लोग थे वो खाली साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, परंतु वो राष्ट्रीय जीवन का निर्माण और समाजवादी के आधार चाहते थे। जो आपके सुभाष चंद्र बोस अलग जो मैंने नेता आपको बताए हैं समाजवादी, ये चाहते थे कि आपका जो जीवन है वो अच्छा हो, समाज का आधार अच्छा हो, ना कि खाली आपको साम्राज्यवाद का विरोध करना, आपको और भी चीज़ अच्छी करनी है उसके साथ। तो ये विचारक इस प्रकार से थे। तो देखिए क्या हुआ कि 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने घोषणा की कि मैं समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूँ, मतलब कि मैं तो समाजवादी भी हूँ और एक लोकतंत्रवादी हूँ, मतलब दोनों ही हूँ। वो कहते थे अगर इस देश में आपको गरीबी और असमानता को समाप्त करना है तो आप समाजवादी के कार्यक्रम को अपनाएंगे तभी आप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि गरीबी ना हो, सब लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करें आर्थिक रूप से, और असमानता जो फैलती थी उस टाइम पे असमानता बहुत थी, जैसे कि जाति धर्म को लेके, सब चीज़ को लेके, तो वो सब अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो समाजवादी कार्यक्रम को अपनाएं, मतलब समाजवादी विचारधारा को अपनाएं ताकि सब चीज़ ठीक हो सके। ये किन्होंने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और देखिए 1936 में फिर एक लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें भी फिर उन्होंने फिर वापस से बोला कि अब मेरे को बिल्कुल विश्वास हो चुका है पक्का कि अगर आपको भारत में जितनी भी समस्या उसका समाधान करना है तो उसका एक ही उपाय है समाजवादी विचारधारा है, फिर समाजवाद के ऊपर चलना। और वो कहते जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आपको तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मानवतावादी अर्थ में, मतलब कि वो भावुक होकर या ऐसे टाइप में बता रहा हूँ। वो कहते ये एक वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से बता रहा हूँ ये सब चीज़, और जिसका ये जो आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको इन समस्याओं का समाधान चाहिए तो पहली बात तो आपको क्रांति करनी होगी। क्रांति करके जो आपको परिवर्तन लाना होगा समाज में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है उसका अंत करना पड़ेगा, कि जो व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति जिसे बोलते हैं, उसका अंत करोगे तभी आप ये सब चीज़ों में पा सकोगे, जो असमानता, गरीबी, ये सबको ठीक कर सकोगे। और वो कहते थे कि वर्तमान लाभ की अर्थ, मतलब कि वो बोलते कि जो वर्तमान में लाभ है उसको हटाकर आप आगे तक का सोचिए, कि सबके लिए सोचिए पहले तो कि सबका लाभ होना चाहिए। और खाली ये नहीं कि आप वर्तमान में सोचे ठीक है हमको अभी लाभ सारा हम प्राप्त कर ले और आप अपने भविष्य के लिए ना सोचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको सबके लिए सोचना चाहिए, अकेले अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। और एक आदर्श रूप आपको अपना उत्पन्न करना चाहिए, मतलब कि आपको आदर्श की प्रतिष्ठा जो होती है वो दिखानी चाहिए। और वो कहते हैं कि जो अभी ये गरीबी चल रही है इसको समाप्त करने का मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, परंतु आपको अगर गरीबी को हटाना ही है जड़ से तो आपको समाजवाद के अलावा कोई और आपके पास विकल्प नज़र भी नहीं आता, मुझे ना हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार से था खाली कि आपके जो समाजवाद है उसके जो विचारधारा है, एक तो वो गरीबी को लेके ज़्यादा सोचते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, असमानता होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं और चाहते हैं कि समानता बनी रहे। वो खाली अमीरों का या फिर पूंजीपतियों का साथ नहीं देते, वो समाजवाद, साम्यवाद जिसे बोलते हैं, जो गरीबों का, आपको मार्क्सवाद की विचारधारा पता होगी, ऐसे समाजवाद भी आपका होता है, बस हल्का फुल्का डिफरेंट होता है उसमें। तो यही सब थी आज के इस क्वेश्चन में। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगी, आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं आपके पूछे जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, फिर राज्य के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या होता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, परंतु आपको उसमें याद क्या रखना है, नीति निर्देशक तत्व या उसके सिद्धांत। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। देखिए जो संविधान का भाग अगर आप 4 देखेंगे, उसके अनुच्छेद 36 और 51 इन दोनों के बीच में आपके राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो बता रखे हैं कि सब भाग 4 में अगर आप जाएंगे अनुच्छेद 36 से 51 देखेंगे तो आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में पता होगा और बहुत विस्तार से वहाँ पे है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। आपको पता ही है कि हमारे संविधान में जो जो चीज़ें हैं किसी न किसी देश से ली गई हैं, तो इसी प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और देखिए नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य कार्य क्या होता है कि आपके जो राज्य हैं उसको कैसे
कैसे हम और कल्याणकारी बना सकें, या फिर वह जो हमारे जनता होती है उसके लिए वो कितना और अच्छा कार्य कर सकती है, मतलब कि राज्य का कल्याण कैसे हो उसमें, और जो वहाँ की जनता है उसकी कल्याण कैसे हो, ये सब चीज़ें नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उससे होती हैं। देखिए, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो हमारे जो बना रहे थे संविधान का, वो ये तो चाहते थे कि जो हमारे मूल अधिकार है उसकी रक्षा हो, परंतु उसके साथ साथ ये भी चाहते थे कि जो संविधान का निर्माण हो रहा है उसमें जो हमारे संविधान की सामाजिक क्रांति है, तो समाज क्रांति के लिए एक प्रभावकारी साधन भी बने, कि जो समाज में क्रांति लानी है तो ये संविधान जो है एक प्रभावकारी साधन के रूप में उनके पास हो। देखिए, आप सभी को एक चीज़ बताती हूँ, नीति निर्देशक तत्व का पहले काम क्या होता है। एक राज्य के पास जैसे आपको मौलिक अधिकार है, आपको हर प्रकार के अधिकार दिए होते हैं मौलिक अधिकार में, है ना, जिसको मूल अधिकार भी बोलते हैं, परंतु ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं हर एक राज्य के पास होते हैं। हर एक राज्य इसमें क्या कर सकते हैं, जब उसको ज़रूरत पड़े वो स्थिति को देख के इसमें से कानून उठा के बना सकता है। क्यों वो इसलिए होते हैं, परिस्थिति को देख के बनते हैं, लोगों के कल्याण को लेके बनते हैं, जिसके बहुत सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो बहुत से हर एक राज्य में, परंतु उन्होंने अभी अपनाए नहीं है या फिर उनके ऊपर कोई कानून नहीं बने हैं। पर बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उनके ऊपर कानून भी बनाए, लोगों की ज़रूरत को देख के बनाते हैं या फिर कैसे सिचुएशन है उसको देख के बनाते हैं। क्योंकि राज्य जो होते हैं अपने मन से तो सब कुछ कर नहीं सकते, तो उनके पास ये पूरी समझने से एक डाटा टाइप का होता है, उसमें से फिर ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें ये संविधान ये कानून हमें बनाना है क्योंकि इससे लोगों का ये फ़ायदा है, तो उसमें से उठाते हैं फिर उसको पारित करते हैं, जो है ये सब प्रोसेस होने के बाद वो लागू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है नीति निर्देशक तत्व में, और ये लोगों के कल्याण के लिए होता है। परंतु देखिए, मौलिक अधिकार के लिए जो व्यक्ति होते हैं वो न्यायालय में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे इस वाले अधिकार का हनन हो रहा है, परंतु नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि इसका जो पूरा देखभाल होती है, लागू करना नहीं करना, ये किसके ऊपर होता है, राज्य के ऊपर होता है। इसमें जो जनता है वो कुछ नहीं कर सकती है, बस वो उनके अकॉर्डिंग उनके कल्याण के लिए लागू कर सकते हैं, परंतु उसके हनन अगर होता है तो वो न्यायालय में नहीं जा सकते, ना उसके लिए बोल सकते, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है ये आपके मूल अधिकार में नहीं आते हैं, अलग होते हैं। और देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं व्यक्ति और समुदाय की आवश्यकताओं को लेके बनाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, उनको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उसके अकॉर्डिंग ये बनाते रहते हैं या फिर इसको लागू करते रहते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व होती है हमारे राज्य के सामने जो आदर्श स्थापित करते हैं, कुछ आदर्श जो टाइप के होते हैं वो उनको स्थापित करते हैं। देखिए, अब जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ बोला है कि जो संविधान का भाग 4 को अधिनियमित करके संविधान सभा भविष्य के विधानमंडल और कार्यपालिका को यह निर्देश करती है कि वह किसी भी प्रकार की अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। वह किस प्रकार अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, मतलब कि जो नीति निर्देशक तत्व बने हैं इसमें उनके भविष्य के लिए सोचा गया था, जो आपके विधानमंडल होता है और जो आपका कार्यपालिका होती है उसके भविष्य के लिए, कि वो किस प्रकार से कार्य करेंगे आगे, कि उनको किस शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो ये वो ऐसे सिद्धांत होते हैं आपके नीति निर्देशक, जिससे कि आपका भविष्य टिका होता है, भविष्य इस पे आधारित भी होता है, क्योंकि ये देखिए वर्तमान की जो स्थिति है उसको अकॉर्डिंग ये लागू होते हैं। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों चीज़ें इस पे आधारित होती हैं। अब देखिए, आगे जो आप देखेंगे, जो आगे मैंने और पैरा जो लिख रखा है, ये ऊपर वाले जो पैरा उसमें से बहुत सी लाइनें इसमें रिपीट हैं, तो आप इसको पॉज करके वापस से पढ़ सकते हैं। और देखिए, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया उसको प्लीज़ पॉज करके भी पढ़िए, ताकि आप भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर मैंने इसमें से कुछ 1-2 लाइन छोड़ी होगी, क्योंकि उसका ओवरऑल मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से, तो आपको वो लाइन पढ़ के आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कुछ अगर छोड़ा होगा। और इसमें ये रिपीट है 3-4 लाइन स्टार्टिंग की, तो उसको ये वही है, तो इसको मैं समझा नहीं रही हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए, इसमें आप आगे बता रहे हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं एक तो लोक कल्याण और समाज की उन्नति के लिए होते हैं, समाज की जो व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने के लिए होती है, राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और न्याय संरचना होती है, मतलब होगा। इसमें यह है कि हर प्रकार की जो भी आपकी संरचनाएं, संस्था होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगी या फिर उनको कैसे लोक कल्याण के लोग काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों में दी होती हैं। और देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की वजह से बहुत से, क्योंकि राज्यों में इसको अपनाया गया है, इसके जो तत्व हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो सामाजिक असमानता होती है वो समाप्त हुई है, सामाजिक समानता की स्थापना हुई है, और हम इसमें बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़े हैं इन तत्वों की वजह से ही।
और बोलते जो आपके भारत की 10 पंचवर्षीय योजना अगर आप देखेंगे तो वो इसी का ही एक वो बोलते कि इसी का एक आपका प्रूफ है कि आपकी जो 10 पंचवर्षीय योजना थी तो वो आपके नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग ही ली गई कि समाज में आपके अब किस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको स्थापित करते हैं, तो ये उसी का एक प्रूफ भी है। और इनों में क्या किया गया था 10 पंचवर्षीय योजना में कि जो संतुलित आर्थिक विकास है वो अच्छे से हो, लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं मिले, और जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसको संवैधानिक जो मान्यता मिली है। ये जो आपके जो अप्रशिक्षित लोग होते जो मतलब कि भेदभाव जिनों के साथ करते हैं, फिर जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं उनको जो प्रधानता मिले, फिर अनुसूचित जातियाँ जो बनी है, जनजातियाँ जो बनी हैं, ये सब चीज़ें इनों के अंदर ही आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें में संशोधन हुआ है, इसको लागू बनाया गया है, कानून के रूप में बनाए गए हैं। और जो बच्चों के लिए जो बालक होते हैं, बालिका, उनके लिए जो छात्रवृत्ति होती है, जो इनों को वो दिया जाता है मेडल या फिर पुरस्कार दिया जाता है, वो सब चीज़ें हैं। और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं बता रहे हो। जो आपकी मजदूरी होती है, मजदूरी वर्ग जो होता है उनके लिए जो बीमा योजना होती है वो सब हम इस चीज़ में देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना ही था। आप इसमें बस ओवरऑल यही है कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। और इसमें किस किस प्रकार के कल्याण है, जिसकी 10 पंचवर्षीय योजना जो आपकी बनाई गई और जो आरक्षण दिए गए हैं लोगों को, SC ST वालों को, या फिर आपके आर्थिक संतुलन के लिए जो है, तो ये सब चीज़ें इसमें। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत में जो आपके संसदीय कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में बताना, उसकी विशेषताएं क्या होती है वो बतानी है। तो संसदीय प्रणाली के ऊपर और तरीके से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती है वे मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से स्टार्ट है। देखिए भारत की जब आज़ादी हो गई थी उसके बाद 26 जनवरी 1950 को एक मुक्त लोकतंत्र की स्थापना हुई कि 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ कि एक लोकतंत्र की स्थापना हुई। और उसके बाद 1952 में क्या हुआ कि आम चुनाव हुए थे। उसके बाद ही आपका जो संसद है, जो संसदीय अवस्था है, व्यवस्था, ये सब अस्तित्व में आई। कब आई? 1952 के बाद। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब संसद की स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था, तो उस टाइम पे प्रयास करते रहे कि जो संसद के सदन होते हैं वो एकदम मजबूत बने रहें, तो उनके जो कार्य हैं वो मजबूती तरीके से हों, वो कि जो भी प्रकार से कार्य करते हैं किसी भी प्रकार से वो सही ढंग से होने चाहिए। तो ये सब चीज़ उस टाइम पे प्रयास करी जा रही थी। और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो सदन में जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी हो रहे थे, उसके नेता भी थे। तो इसी प्रकार से नेताओं की स्थापना कैसे हुई? उस टाइम पे जो संसद है उसमें नेता भी होंगे तो किस प्रकार से चुने गए होंगे? तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आपके चुनाव हुए, संख्या अनुपात में आपके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई कि संख्या का अनुपात होगा और जो प्रतिनिधित्व है जो आपके नेता होंगे उसकी व्यवस्था की गई। और जो आपके विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको भी सदन में रखा गया, क्योंकि देखिए अच्छे विशेषज्ञ जो होंगे जिन्हों को अच्छी नॉलेज होगी तो उन्हों को भी सदन में रखेंगे, तो उन्हों का ही बेनिफिट है, तो इसलिए उन्हों को भी रखा गया। और उसी दौरान क्या हुआ कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है एवं जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो संख्या बढ़ाने का कार्य है वो एक महत्वपूर्ण कार्य सही ढंग से किया गया। एक तो जो आपके राज्य पुनर्गठन आयोग किया हुआ था और जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की जनसंख्या की किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उन सबका कार्य एक सीक्वेंस में और अच्छे ढंग से किया गया। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे जिसकी द्वितीय लोकसभा, तृतीय लोकसभा, तो इसमें है ना बताया जाएगा कि इस सन में क्या हुआ गया था, क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, तो वो मैं आपको अब इसमें बताती हूँ आगे। पहले है द्वितीय लोकसभा, ये थी 1957 से 62 तक। देखिए मैं आपको ये बताने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ, संसद के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ संसद क्या होता है, वो मैंने आपको इसमें बताया नहीं शायद। तो देखिए जो संसद होता है आप सभी को पता है भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है संसद का। और आप सभी को पता होगा संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इसके और भी जो स्थायी अंग होते हैं, स्थायी स्तंभ जो होते हैं, एक तो राष्ट्रपति और एक आपका जो वो होती है मंत्रिमंडल होती है, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब इसके अंदर आती है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना अपना। तो देखिए आप अगर लोकसभा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने लोकसभा के ऊपर एक वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल में कि लोकसभा में कितने लोग होते हैं, कब उसका क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है, निम्न सदन होती है, उच्च सदन राज्यसभा होती है, तो बहुत सारी चीज़ें। इसी प्रकार से मैंने आपको राज्यसभा
राज्यसभा के बारे में भी बताया है डिटेल में। उसी प्रकार से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो पहले बना रखी, तो आप ज़रूर देखना। क्योंकि देखिए, एक तो आपको इसके अंदर भी इंक्लूड करनी है छोटी मोटी चीज़ें उनके के बारे में, और दूसरे उस पर भी एक टिपिकल आपका क्वेश्चन आ सकते हैं कि राज्यसभा क्या होती है, राष्ट्रीय आपकी लोकसभा क्या होती है, राष्ट्रपति की भूमिका बताइए, और आपकी ऐसे प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्ति, ये सब क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। तो मैंने एक टिपिकल इनों के ऊपर वीडियो बना रखे और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, ताकि स्टूडेंट्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद कर सके, और वो वीडियो सुन के वैसे उसको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो इसके अंदर संसद के बारे में यही बताया गया है कि संसद की जो स्थापना हुई, मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश टाइम था उसके बाद उसमें भी संसद उस टाइम पे भी था जब ब्रिटिश शासन था। तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश से ही ली गई है, जो ब्रिटेन की है उसी से ली गई है, और अभी तक वही चलती आ रही है। बस इसमें संशोधन हुए टाइम के अकॉर्डिंग, जो आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको संशोधन इंपॉर्टेंट होता है कि हमें और चीज़ें इंक्लूड करनी है, वो सब चीज़ें इसमें हुई हैं। और जो संसद है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके भारत में, क्योंकि उसके अंदर संविधान की चीज़ें होती हैं, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट राज्यसभा, लोकसभा होती है, आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब चीज़ें होती हैं, और इसी के द्वारा आपका पूरे जो भारत है वो चलता है, पूरी सरकार जो है वो चलती है। तो इसलिए जो संसद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर न्यायपालिका जो होती है वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपना, क्योंकि न्यायपालिका में आपको पता है न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा बहुत से कानून, आपके सभी कानून लागू होते हैं। अगर इसमें कुछ चीज़ ठीक नहीं होती तो न्यायालय बता सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसलिए आपको ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने संसद के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है पूरी, बट इसमें मैं जो आपकी इससे रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड बुक जो है उसी में से मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। बाकी मैंने संसद के ऊपर भी एक वीडियो पहले बना रखी है, आप उसको भी देख लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि संसद होता क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि इसके अंदर तो संसद के अंदर जो काल आए हैं, जैसे कि द्वितीय काल, तृतीय काल जो हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो उसके अंदर क्या चीज़ें हुई है वो इसमें बताई गई है। परंतु ओवरऑल आपको पता होना चाहिए संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये सब पे वीडियो है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। तो चलिए इसमें मैं बता रही थी द्वितीय लोकसभा 1957 से 62 तक। तो देखिए इस काल में क्या हुआ था कि जो भारतीय संसद लोकतंत्र का महत्वपूर्ण काल माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि देखिए जो इसमें गोवा था, दमन और दीव था, और आपका जो दादर नागर हवेली थी, ये भारत का मुख्य अंग घोषित किया गया था उस टाइम पे। क्योंकि आप सभी को पता है पहले भारत में ये सब तो थे नहीं इंक्लूड, इन सब के अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग तरीके से रहते थे, इनका कार्यभार राजा जो होते थे वो सब संभालते थे। तो आप सभी को पता है फिर जब ब्रिटिश थे उन्होंने बोल ही दिया था कि जो भी राजा हैं ये सब है, प्रिवी प्रेस जो होती है वो अपना अपना जैसे जिसमें मिलना चाहते हैं उसमें मिले, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। तो बहुत से ऐसे थे किसी में मिलना नहीं चाहते, तो कुछ ऐसे थे जो मिलना चाहते थे भारत में। तो जो भारत में मिलना चाहते थे तो इन सबको भारत का अंग घोषित कर दिया गया था, जो मैंने अभी आपको नाम बताए। उसके बाद बता रहे जो नागालैंड है उसके जो विधायिका है उसके विचार हेतु भी दोनों सदन में संयुक्त बैठकें बुलाई गई। कि जो आपको पता है नागालैंड में बहुत विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो आपके उस साइड के जितने भी है नागालैंड, त्रिपुरा, असम, इन सब में विशेष अधिकार कुछ अलग अलग दिए गए हैं, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहते इसलिए। तो इनों में क्या है कि जो वहाँ की विधायिका है उसको लेके सदन में बैठक भी हुई कि विचार विमर्श किया गया कि क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, जो पुडुचेरी है उसको भी भारत का एक अंग घोषित किया गया। तो ये तो आपका हो गया 1957 से 62। अब है तीसरे लोकसभा में क्या हुआ कि 1962 से 1967 तक में क्या हुआ। देखिए इस काल में क्या हुआ कि जो आपकी लोकसभा है और भारतीय जो राजनीति है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, कि जो राजनीति होती है हमारी भारत में उसमें परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ कि जो आपके न्यायालय होते हैं उनके अधिकारों को लेके वृद्धि की गई इस काल में। उनकी उम्र बढ़ाई गई, जो एक सीमा होती है आयु सीमा वो 62 वर्ष कर दी गई। और जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी सदस्य होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, मतलब कि बहुत अपना योगदान दे थे। विपक्षी दल जो होते हैं हर चीज़ में जो बोलते कि ये करना चाहिए, आपका ये काम गलत है, ये सब करते हैं ना विपक्षी दल, विपक्षी सदस्य, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, है ना। और क्या हुआ था कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें भी संशोधन किया गया था।
इसी प्रकार से अब चौथी लोकसभा वो 1967 से 70 तक थी। तो देखिए अगर आपको सन याद नहीं होते तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे आप लिख देना और इसके अंदर की चीज़ें जो याद हो वो लिख देना। नहीं तो आपको अगर पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे याद ना हो कि सीक्वेंस वाइज में, तो आप क्या करना, ये भी मत लिखना। आप खाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको याद है वो बस पॉइंट या हैश बना के पेपर में लिख के आ जाना। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो वो होते हैं आपकी राजनीतिक पार्टी, उसमें दल बदल की राजनीतिक आरंभ हुई थी। कि आपको पता है ना, दल बदल, एक जो पार्टी होती है उसका जो सदस्य होते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाता है, फिर वापस अपनी पार्टी में आते हैं। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। और जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी विभाजन हो गया था। और जो 8वीं अनुसूची में क्या हो कि जो आपकी सिंधी भाषा है उसको शामिल किया गया था, पहले सिंधी भाषा नहीं थी। और जो गैर कांग्रेस होते हैं उनकी जब राजनीति होने लगी, दल बदल होने लगे, तो सब एक दूसरे के करीब आ गए थे। जो गैर कांग्रेस होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिल गए थे, संगठन बनने लगे थे। ये सब चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट है 5वीं लोकसभा 1971 से 77 तक। देखिए इस काल में क्या हुआ था कि जो आपके कांग्रेस संगठन है, एक तो वो स्वतंत्र हुआ, एक वो बना कांग्रेस संगठन, एक आपका स्वतंत्र जन संघ जो संगठन है ये बना, इसका मोर्चा आयोग, मतलब कि संगठन बनने लगे थे। और क्या जो आपकी प्रिवी प्रेस होती है उसको जो विशेष अधिकार दिया जाता है, हर एक राज्य के जो राजा थे ये सब थे वो समाप्त कर दिए गए थे। और लोकसभा के अंदर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे, जैसे कि पाकिस्तान के साथ जो शिमला समझौता था, सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाना था, जो आपातकाल की घोषणा थी, और जो 42वें जो संविधान संशोधन थे विधायक महत्वपूर्ण, ये सब चीजें इसमें हुई थी। नेक्स्ट है आपका 6ठी लोकसभा। देखिए 6ठी लोकसभा में क्या हुआ था 1977 से 79 तक कि जो आपकी जनता पार्टी है उसका नेतृत्व, सरकार का गठन हुआ था, उसके मतलब कि नेतृत्व में आई थी और उसका गठन भी हुआ सरकार में। और जो जनता पार्टी है वो पहली बार ऐसे हुआ था इतिहास में, क्योंकि आपको पता है कि जो कांग्रेस थी वो कितने सालों से चलती आ रही थी ना, परंतु जो जनता पार्टी है वो जब सरकार में आई तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो ये सफलता मिली थी उनको। और जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी उन लोगों को क्या किया गया, दंडित भी किया गया था। और जो आपके 42 और 44 में जो संविधान संशोधन है ये भी इसी टाइम पे हुए थे। नेक्स्ट है 8वीं लोकसभा, ये 1980 से 84 तक थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी है वो वापस से आपकी सत्ता में आई थी। जो आपके बिक्री पे जो वसूली करी जाती है, जो टैक्स लिया जाता है, वो उसको इजी बनाया गया था, इजी वे में किस प्रकार से लिया जाए। और जो भूमि सुधार कानून है उसके लिए 9वीं अनुसूची भी बनाई गई। और 31 अक्टूबर 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो जो आपकी राजीव गांधी है वो प्रधानमंत्री बने थे। 8वीं लोकसभा है 1984 से 1989 तक। देखिए जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पे तो उनको बहुत सफलता मिली थी, क्योंकि लोकसभा में लगभग 80% उनको स्थान प्राप्त हुआ था। और 33वें अनुच्छेद में क्या हुआ था कि जो आपके गुप्तचर होते हैं या फिर जो सैनिक बल होते हैं उनके अनुशासन को आवश्यकता जो होती है, उनके अंदर जो आवश्यकता उनको चाहिए होती है उसको ध्यान में रख के आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको सीमित किया गया। कि जो मौलिक अधिकार उनको सीमित क्यों किया गया कि जो आपके सैनिक बल होते हैं, गुप्तचर उनके, उनको ध्यान में रखते कि उनकी क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। तो इसी प्रकार से जो आपके दल बदल है उस पर कानूनी रोक लगा दी गई थी। जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इन सब की जो सेवा और शर्तें होती हैं इनमें संशोधन किया गया था। और जो गोवा है उसको पूर्ण राज्य का भी दर्जा दिया गया। और संविधान में जो हिंदी पाठ होता है उसको भी मान्यता दी गई। और जो संविधान में पहले आपको पता है कि 21 वर्ष होते थे वोट डालने की उम्र, तो फिर उसको 18 वर्ष कर दी गई। और उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे विपक्षी लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया और इस लोकसभा को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। नेक्स्ट है 9वीं लोकसभा, ये आपके 1989 से 1991 तक है। देखिए इस काल में क्या हुआ कि जो आपके एक वो होता है दल होता है या फिर एक पार्टी होती है उसकी जो प्रभाव होते हैं, प्रभुत्व होते हैं, उसमें कमी आने लगी। अब जो आपकी पार्टी होती है जैसे कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, बहुत उसका प्रभाव था, उसकी भूमिका में कमी आई, तो एक महत्वपूर्ण कोई दल नहीं रहा। अब गठबंधन की सरकार होने लगी थी तो एक गठबंधन लोग कर लेते थे, सरकार बना लेते थे, तो ये सब हुआ उसमें। और जो आपकी अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, इसके आयोग की भी स्थापना की गई थी। तो देखिए इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी 10वीं लोकसभा में क्या हुई 1991 से 96 तक थी। तो जैसे इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वापस सत्ता में, कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही थी, तो उसमें जो PV नरसिम्हा राव जो हैं आपके वो वापस से नेतृत्व में आए और उन्होंने शासन की जो कार्यभार है वो संभाला। और देखिए इसी में क्या हुआ था कि जो आपके बजट होते हैं उसका प्रस्ताव रखा गया, उसकी जो मांगी होती हैं उस पर गहन विश्लेषण किया गया। और तो इसमें देखिए बस ये सब चीज़ें
इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पोस्ट करके पढ़ लेना। मैं इसमें जो मेन चीज़ें खाली आपको वही बता रही हूँ, बाकी आपको इतना लिखने की ज़रूरत है भी नहीं इसमें। नेक्स्ट है 11वीं लोकसभा, इसमें 1996 से 98 तक थी। तो देखिए आपको इतनी सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि इसमें 2004 तक मतलब कि आपकी 14वीं जो लोकसभा है उस तक बता रखे कि लोकसभा आपको पता है जब चुनाव होते हैं, नए मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वही सब लोकसभा ये बताई गई हैं। तो किस किस टाइम पे क्या क्या हुआ गया ये सब बता रहे हैं इसमें। तो आपको जितनी याद होती है आप उसको लिख सकते हैं, और आपको सीरियल वाइज नहीं याद है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप उसमें लिख सकते हैं। और देखिए 11वीं अनुसूची में 11वीं लोकसभा में क्या हुआ कि इसमें ऐसा कोई दल नहीं था जो स्वयं से मतलब कि चुनाव जीत के अपना एक वो स्थापित कर सके। इसमें सब लोगों की जो वो थी, क्या कहते हैं, मजबूती थी, वो ढीली थी। इसमें कोई भी एक मजबूत नहीं थी जो सरकार का गठन कर पाए। तो इसलिए क्या हुआ था, एक बड़ा दल मिल गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उन्होंने सरकार बनाई। और फिर क्या हुआ कि जो वापस से इसमें कुछ चुनाव टाइप में हुए, ये बहुमत जो होती है वो समर्थन हासिल नहीं कर पाई। और फिर 28 मई 1996 को उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया गया, इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया गया, क्योंकि जो उसके अंदर होते हैं आपके लोकसभा के अंदर ये पूरा बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। इसी प्रकार से ये कुछ ही दिन बाद वापस से टूट गई थी। देखिए 12वीं लोकसभा में क्या था, 1988 से 99 वापस से क्या हुआ कि जो आपकी ये जो थी भारतीय जनता पार्टी, ये भी अकेले बन तो पा नहीं रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे जो दल हैं उनके साथ संगठित होकर, मतलब कि उनके साथ मिलकर गठबंधन करके फिर उन्होंने वापस से अपनी सरकार बनाई। और फिर से क्या हुआ कि जो अपने इनके जो दल थे, जो संगठन थे, मिले थे, तो उन्हों से अलग होने के कारण वापस जो सरकार लोकसभा में अपना जो मत विश्वास होता है वो प्राप्त नहीं कर पाई थी। और उसके बाद वापस से ये दल जो था ये टूट गया, ये बहुमत प्राप्त ही नहीं कर पाया। तो वापस से वो सब हुआ जो इससे पहले मैंने आपको बताया। फिर 13वीं में देखिए, फिर 13वीं में क्या जो भारतीय जनता पार्टी उसके नेतृत्व को बहुत मतलब कि उन्होंने जो संगठन किया था, जनतंत्रीय संगठन, उसमें शानदार इनको सफलता मिली। और इन्होंने बहुत सारे उसमें काम भी किए थे। जब उनको सफलता मिली तो 2001 में जो आपकी जनगणना होती है उसके आधार पर जो केंद्र और राज्य हैं उनके जो राजस्व होते हैं उसमें वितरण के ऊपर बात की गई। और जो अनुसूचित जाति जनजाति होती है उसकी व्यवस्था की गई। तो ये सब चीज़ें की गई। उसके जो 14वीं लोकसभा 2004 जो थी अभी गई है, कुछ आपको अब पता ही होगा। तो उसमें जो आपकी कांग्रेस थी तो उसने गठबंधन करके जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो नेतृत्व उनको दिया और वो प्रधानमंत्री बने, और ये सरकार भी फिर ठीक से चलती गई। तो आप फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के बाद स्थानीय सरकार की बदलती प्रकृति को स्पष्ट करिए और उसका मूल्यांकन कीजिए। देखिए इसमें बस यही है, आपको 73 और 74 जो संविधान संशोधन हो तो उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो आप सभी को पता होगा इसमें आपके जो ग्रामीण इलाके हैं उसको लेके बात है, जो आपके जो शहरी होते हैं शहरी इलाके इसको लेके बात है, इसमें कैसे पंचायत की भूमिका, ये सब चीज़ें हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए जो 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, और उसमें आपके पंचायती राज एवं जो नगर पालिका होती है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो 73 और 74 संशोधन हुआ था उसके द्वारा ही जो आपका भाग 9 का है उसको जोड़ा गया था। तो देखिए इन्हीं दो भागों के अंतर्गत क्या हुआ, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 हाथ तक जो 34 नए अनुच्छेद हुए थे अनुच्छेद, तो 11वीं और 12वीं दोनों नई अनुसूचियां संविधान संशोधन का अंग बनी। तो देखिए जो 11वीं और 12वीं जो अनुसूची थी ये जो संविधान है भारतीय संविधान इसका अंग बनी थी। इसी के द्वारा जो आपका ये हुआ था ना 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर 243 से लेकर 243 हाथ तक था। तो इसके द्वारा आपका 11वीं 12वीं अनुसूची संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग बनी। तो आपको अगर इतना सब याद नहीं होता तो आपको बस इसमें थोड़ा मोटा ये याद रखना है कि 73 और 70 संशोधन कब हुआ 1992 में, और ये क्या हुआ था कि 9 और 9 का से जोड़ा गया था। ये दो भाग थे, इतना ही याद कर लेना। और इसके अंदर बस इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगी कि 73 संशोधन में क्या हुआ था आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और 74 में नगर पालिका के बारे में रखा गया। आप देखिए अनुच्छेद 243 के घ में देखेंगे तो इसमें जो आपकी अनुसूचित जाति जनजाति और जो आपकी बिछड़े लोग होते हैं इनको आरक्षण देने की बात की गई थी। इनका जो अनुपात होगा 1/3 होना चाहिए।
आरक्षण में। और जो अनुसूचित जाति जनजातियां जो होती है उसमें जो महिलाएं होती हैं उनके लिए भी आरक्षित होगा। अब देखिए अनुच्छेद अगर आप 242 के टा में देखते हैं तो जो पंचायत होती है उनके लिए जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होती है वो होगा, और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जो पंचायत होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। अब देखिए अनुच्छेद अगर आप 243 के बा में देखते हैं तो राज्य जो विधानमंडल होता है उसको ये शक्ति दी गई है कि वे तो जो नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो आपका पदाधिकारी होता है उसको प्रदान कर सकते हैं कि जो आपकी स्वतंत्रता शासन होती है, फिर जो संस्थाएं होती है उसको कार्यकाल मतलब कि करने की जो आवश्यकता हो। इसमें बस यही है कि नगर पालिका को ऐसी शक्तियां भी हैं कि जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, उनके कल्याण के लिए, तो वो कार्य भी वो कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 73 में किस प्रकार से क्या हुआ, वो एक सीरियल वाइज पढ़ेंगे सब, और फिर हम 74 का पढ़ेंगे। तो देखिए 73 जो संशोधन मैंने आपको बताया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, तो उसमें बस यही कि संविधान में कैसे उनको मान्यता प्रदान की जाए और कैसे उनको 9 में जोड़ा गया, जो अध्ययन 9 है उसमें जोड़ा गया। उसके द्वारा जो आपकी पंचायत होती है उसमें किस प्रकार के पंचायत कार्य करेंगे, कैसे ढंग से कार्य करेंगे, उनका किस प्रकार से चुनाव किया जाएगा, और जो आपके जिसके ग्राम स्तर पे होती हैं आपकी पंचायत, और आपके ग्राम पंचायत हो गए, फिर ब्लॉक स्तर पे हो गए, फिर खंड स्तर पे, इन तीनों को भी विभाजित किया गया कि जिला स्तर पे जो संगठन है उसकी व्यवस्था की गई। और जो जो आपके पंचायत होते हैं राज व्यवस्था, उसके अंदर जो महिलाएं होती है उसकी भागीदारी सुनिश्चित की गई कि कितनी महिलाओं की भागीदारी हो सकती है, जिसके 1/3 महिला उसमें होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण भी उसमें किया गया। और इसमें जो बिछड़ी जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, इसकी जो महिलाएं उनके लिए भी आरक्षण की इसमें व्यवस्था की गई। और जो पंचायती राज व्यवस्था होती है इस संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये निश्चित किया गया। और इसे किसी भी कारणवश भंग भी किया जा सकता है। अगर कोई इसमें कुछ ऐसे कार्य होता है जो ठीक नहीं है तो इसको भंग भी किया जा सकता है। 6 माह के अंदर इसमें वापस चुनाव करवाने भी पड़ते हैं। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा दी जो आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी लिखना है। और देखिए पंचायत में जो भी आपके स्थान होते हैं उसके जो भी पंचायत के सदस्य हैं उसको निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा और व्यक्तियों को उसमें भरा जाएगा। जिसके ये नहीं कि आप गांव में जाएंगे तो आपको ऐसे ही आपका पद मिल जाएगा पंचायत का, ऐसा नहीं है। वहाँ पे निर्वाचन होगा, जैसे वोट डलते हैं छोटे स्तर पे जाके आपके निर्वाचन किया जाएगा कि हाँ किस व्यक्ति को बनाना है, वो उम्मीदवार खड़े होंगे, फिर उस पर वोट डलेगा, फिर वहाँ का पंचायत बनेगा। उसके सारे जितने भी उसके वो होते हैं पद होते हैं उन सभी के लिए, ये नहीं कि बस हाँ कोई घर वाले लोग हैं उनको बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। और देखिए जो पंचायत राज व्यवस्था जो होती है इसमें कितने सदस्य होंगे, जनसंख्या के ऊपर भी आधारित करती है। आप किस राज्य में हैं, उसकी कितनी जनसंख्या है, तो उसके आधार पे भी इसके जो स्थान होते हैं वो बांटे जाते हैं, इसकी जनसंख्या अनुपात लगाया जाता है। उसी अकॉर्डिंग जो पंच होते हैं उनका वो क्षेत्र कितना होगा कितना नहीं होगा, ये सब चीज़ें की जाती हैं। और देखिए जो आपके जिला स्तर पे होती है पंचायत अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो उसके सदस्य द्वारा ही किया जाता है। कि आपके जिला स्तर पर भी एक पंच होता है ना, तो वो कौन उसका चुनाव करता है, जो छोटे छोटे उससे निचले सदस्य होते हैं वो उसका चुनाव करते हैं। जो पंचायत का जो जिला स्तर पे पंच बनता है वो भी आपका 5 वर्ष तक के लिए होता है और वो वापस से उस चुनाव के लिए भी खड़ा हो सकता है। और जो पंचों में जो वित्तीय स्थिति होती है उसके लिए भी एक आयोग का गठन किया गया है। और जो वित्तीय आयोग होता है वो जो राज्यपाल होता है उससे सिफारिश कर सकता है किस किस चीज़ों को लेकर, जैसे कि आपके करों के लेके जो आपके कर होते हैं, और जो शुल्क पे लेके कि शुल्क इस चीज़ों पे आपको देना चाहिए, पथ जो कर होते हैं मतलब कि रोड पे जो कर होता है, और शुल्क जो भी होती है सब चीज़ें पे बोल सकता है आपका। और जो कहते हैं आपके गांव में जो स्थिति को सुधारने के लिए जो वित्तीय खर्च होता है और जो भी इन सब चीज़ों पे खर्चा होता है उस सब के लिए भी वो बोल सकता है। देखिए जो पंचायत होती है उनका निर्वाचन करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई है। और देखिए अगर जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है उसको भी हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है, जब वह सब पंचायत मिलके बोले कि ये ठीक नहीं है, ठीक कार्य नहीं कर रहा, तो जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके अनुसार उसको हटाया जा सकता है। वो जैसे कि अपना निर्णय दें या फैसला दें। तो 11वीं अनुसूची में अगर आप देखेंगे जो पंचायती राज है उसके जो कार्य हैं वो बता रखे हैं, उनका वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से कौन कार्य करेगा। और इसमें कुल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। तो ये जो 29 विषय हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं पोस्ट कर दूंगी क्योंकि आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि कृषि को लेके है, आपका लघु सिंचाई को लेके, जल को लेके है, भूमि सुधार को लेके है, मछली पालन, पशुपालन, आपका लघु
लघु उद्योग, खादी और छोटे जो वन होते हैं, सामाजिक वन्य होते हैं, पेयजल होता है, ग्रामीण आवास होता है, सड़कें पुल होती हैं, ईंधन और चारा होता है, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को ख़त्म करने का कार्यक्रम जो होता है। तो बहुत सारी इसमें लगी हुई हैं आगे और लिखी गई हैं। महिला और बाल विकास होता है, बहुत सारे। तो इसमें से आपको जो याद रहेंगे आप वो लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, गांव के जो गांव सभा होती है उसके जो पंचायती राज व्यवस्था का एक मुख्य अंग होता है, जो गांव में सभा होती हैं। क्योंकि जो ग्राम पंचायत के हर मतदाता, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है आपकी, उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि अगर गांव को लेकर कोई भी विकास हो रहा है, कोई भी योजना हो रही है, कोई भी बैठक हो रही है, तो उसमें वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो आपके गाँव की सभा होती है, उसके जो पंचायत होते हैं, ये सब, और जो ग्राम पंचायत होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जिला पंचायत या जिला परिषद जो होते हैं आपका, उसमें ये छोटे छोटे चीज़ें मिलके ही तो वो बड़ी चीज़ें बनेंगी। तो इन सब का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही तो हर एक गांव, हर एक ब्लॉक में उनके हेड होते हैं, मतलब कि उनके ग्राम पंचायत जो होती हैं वो एक होते हैं हर एक आपके गांव ब्लॉक में। तो फिर वो सब मिलके जो आपके पूरे गांव का, पूरे जिले का बताते हैं, वो उसको बताता है क्या क्या दिक्कत है। तो इसलिए इन सब की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और देखिए, एक वर्ष में आपकी 4 बैठकें होना बिल्कुल आवश्यक है। तो देखिए, इसमें फिर आगे बताया गया कि जो हरियाणा और मध्य प्रदेश है, वहाँ पे अगर जो आपकी वो होता है कि जो ग्राम पंचायत है वो अगर कोई बैठक नहीं बुलाता है, दूसरी जो सभापति होता है वो दूसरी बैठक नहीं बुलाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत का सभापति नहीं रहेगा, कि ग्राम पंचायत सभापति नहीं रहेगा, क्योंकि वो बैठक ही नहीं बुला रहा, तो उसको हटा देंगे। इसी प्रकार से आपका राजस्थान हो गया या फिर बिहार हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी ग्राम पंचायत होती है ये काम काज पे निगरानी रखती है, और ये जो आपकी ग्राम सभा होती है ये समिति बनाने का भी प्रावधान करती है। तो ये जो ग्राम सभा होती है एक समिति भी बनाती है, और ये सब चीज़ें निगरानी रखती है। जो आपकी ग्राम सभा मैंने अभी ऊपर बताई है आपको, ग्राम पंचायत, ये सब चीज़ों पे निगरानी भी रखती है। तो ये तो हमारा 73 हो गया। देखिए, इसमें ओवरऑल इतना ही है कि जो भी गाँव से रिलेटेड जो भी चीज़ है उन सबका विकास हो, ये सब चीज़ें इन पर इंक्लूड होती है। जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होती है, ये सब चीज़ों, हीरो का चुनाव कैसे होता है, ये 5 साल के लिए होता है, और इनों को भंग भी किया जा सकता है पहले। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत ईजी है ये टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं। अब 74 संशोधन देखेंगे। देखिए, जो 74 संशोधन होते हैं 1992 के द्वारा ही हुआ था। इसमें भी नो जो का है उसको जोड़ा गया था। उसमें नगर सुशासन के संबंधित मामले इसमें रखे गए हैं, और उसमें त्रिस्तरीय जो नगर संस्था होती हैं उसका इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें छोटे स्तर पर नगर पंचायत, फिर मध्य स्तर पर नगर परिषद और बड़े स्तर पर आपका नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। और इन सब का भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, परंतु जो इसके सदस्य, इसके क्षेत्र में जो संसद एवं जो विधायक होती है उसके सदस्य मनोनीत किए गए हैं, कि इसके अंदर कौन लोग होते हैं सदस्य, जो आपके संसद विधायक के जो सदस्य होते हैं वो इसमें आते हैं। तो देखिए, इसमें भी सेम वैसे है कि महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सबको आरक्षण दिया गया है, और इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। देखिए, सेम है दोनों में, बहुत सारी चीज़ें। इनका 5 वर्ष तक का होता है, इससे पहले भी भंग किया जा सकता है, और 6 महीने के अंदर इसका गठन वापस कराया जाता है। अगर ये पहले भंग हो जाती है तो वापस से 6 महीने के अंदर इसको आपको वापस से गठन किया जाता है और चुनाव होता है। और जो विभिन्न संस्थाएँ होती हैं उसका जो गठन होता है राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान भी दिया जाता है, जैसे कि आपके जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय जो निकाय होता है और जो राजस्व होता है वो सब, गैर कृषि कार्यक्रम और रोजगार जो होता है वो देखा जाता है, आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण अन्य तत्व होते हैं वो देखे जाते हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो इसकी स्थापना होती है राज्य के विधायिका द्वारा पारित जो विशेष अधिनियम होते हैं उसके द्वारा की जाती है। इसके जो सदस्य होती हैं और जो इसकी स्थापना होती है विधायिका द्वारा की जाती है राज्य के। और प्रत्येक जो नगर निगम होते हैं उसमें एक परिषद होता है, और जो परिषद होता है परिषद के सदस्य उसको पार्षद बोलते हैं, और उन्हों को कौन चुनते हैं, वयस्क मताधिकार जो जनता होती है वो उनको चुनती है। ठीक है, और चुनाव के लिए जितना आपका क्षेत्र होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके कितने उसके सदस्य होंगे वो देखे जाएंगे। और जो आपके संसद व विधायिका होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। देखिए, जो पार्षद होते हैं उसका जब चुनाव होता है तो उसका जो अधिकारी होता है उसको नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, और नगर में आपके जिसके शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ये सब कार्य जो होते हैं वो इसके अंडर
वगैरह आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, इन सब पे ध्यान देता है। देखिए जो नगर पंचायत होता है वो नगरीय स्थानीय शासन का सबसे निम्न निकाय होता है, कि जो नगर पंचायत है वो सबसे निम्न निकाय है। ये एक संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसके लिए गठित किया जाता है, और ये जो क्षेत्र ऐसा होता है प्राकृतिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, परंतु ये आपका जो नगरीय प्रकृति का भी हो सकता है। और जो ये क्षेत्र होते हैं इसको ग्रामीण क्षेत्र का और आपका शहरी दोनों के कार्य करने पड़ते हैं। और जो इसका कार्य क्षेत्र होता है वो भी चुनाव जो होता है और क्षेत्र जो तो नगर परिषद होता है उसकी तरह ही पूरा बांटा जाता है। इसमें भी वोट दिए जाते हैं और उसके आधार पर चुना जाता है और फिर एक वो हेड बनाया जाता है। ये सब चीज़ इसमें भी होती है। देखिए जो आपकी नगर परिषद होती है इसको नगर पालिका बोलते हैं। ये एक स्वशासन मतलब कि शहरी स्थानीय स्वशासन मध्यवर्ती संस्था होती है, और ये ना छोटे जो क्षेत्र होते हैं उसमें गठित की जाती है। ये जो आपकी नगर निगम होती है, नगर पंचायत होती है, की तरह भी इसको बांटा जाता है। और इसके कार्य क्या होते हैं, जो बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं। और देखिए नगर परिषद का जो चुनाव होता है वो भी इसी प्रकार से होता है जैसे सबका है। तो देखिए इसी प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। और देखिए इसमें से आप छोटा छोटा शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको समझा है वो याद रख सकते हैं मेन पॉइंट, और बाकी आप इसको और छोटा करना चाहे तो पोस्ट करके वीडियो को और छोटा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इतने ही क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया। बाकी मैं आपके इसमें और बहुत सारी सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगी, सीरीज़ 1, 2, 3, 4, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आपके 5-5, 7-7 क्वेश्चन एक वीडियो में रखूँगी। परंतु मैं देखूँगी कि क्वेश्चन कितने लॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपकी बनेगी और ज़्यादा आगे। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, उसके पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ का शुल्क आपका 20 रुपये है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि देखिए आप 20 रुपये में बहुत वेस्ट ऐसे ही कर देते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, पढ़ना हो, तो वो आप मेरे से ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको भी समझ सकते हैं। और मैं ऐसे ही आपके लिए अब और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके उन्हों को भी करवाऊंगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहे ना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर पे अगर वीडियो चाहिए, तो मैं चैप्टर पे भी बनाऊंगी, परंतु इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे बनाऊंगी। सारे चैप्टर में आपके नहीं कवर करा पाऊंगी आपके एग्जाम तक। तो मैं पहले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ, फिर उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं आपके चैप्टर्स भी करा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ इसमें समझ आए, आपको हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके जो अभी एमए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे। और देखिए स्टूडेंट, मैं एमए सेकेंड ईयर के भी वीडियोज़ बनाती हूँ, उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ, तो वो भी आप मेरे को वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।